क्या आपने हॉस्पिटल सहायक का फॉर्म भर दिया? क्या आपने इसका सिलेबस देख लिया? अगर आपने फॉर्म भर दिया है लेकिन सिलेबस नहीं देखा है, मैथमेटिक्स में क्या आएगा, तो आप इस वीडियो में बने रहें। हम सिलेबस के साथ साथ आज का टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। और अगर आपने फॉर्म भरा है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम हैं, आपको मैथ्स के सारे लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम। हॉस्पिटल असिस्टेंट 2026, हम आज मैथमेटिक्स के सिलेबस की बात कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में आपको क्या क्या सिलेबस आएगा? सबसे पहले आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में जानकारी होना चाहिए। दूसरा है बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति, वृत्त, पृष्ठीय क्षेत्रफल और सांख्यिकी और प्रायिकता। हम अभी हमारी मैथमेटिक्स की सीरीज चला रहे हैं, तो हम ऑलरेडी 1, 2, 3 ये 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं। कौन से? वास्तविक संख्याएं, डिटेल में बताया मैंने पूरा। बहुपद, इसको भी डिटेल में, और दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो अगर आप चाहते हैं इनके बारे में समझना पढ़ना, तो आप वीडियो ज़रूर देखें हमारे चैनल मैथ्स के बोझ पर। आज हम शुरू करेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आखिर होती क्या है। चलिए, तो समय ना बर्बाद करते हुए शुरू करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहली बात होती है कि कोई भी इक्वेशन अगर कोई नाम से है तो वो क्या है और क्यों। ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होती है जिसकी डिग्री 2 होती। सर डिग्री वो डॉक्टर वाली या इंजीनियर वाली नहीं, यहाँ डिग्री का क्या मतलब होता है हम हिंदी में समझते हैं। द्विघात समीकरण वह बहुपद समीकरण है जिसकी घात कितनी होती? 2। द्विघात तो घात होना चाहिए 2 पहचानने के लिए। तो हमने कहा कि सर घात 2 हो तो हम उसको द्विघात समीकरण कहेंगे। ठीक है, अब ये बात आगे बढ़े। स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म जिसको बोलते हैं, सामान्य रूप कैसा होना चाहिए? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ a क्या है, b क्या है, c क्या है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, a इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्यों? a 0 हो जाएगा तो x² ही खत्म हो जाएगा, और स्क्वायर खत्म हो गया मतलब द्विघात तो बची नहीं। चलिए आगे बढ़े। पदों की पहचान, देखिए अगर हम किसी भी टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं तो हमको उसके बारे में डिटेल पता होना चाहिए। पदों की पहचान के बारे में बात करें, जैसे मैंने अभी कहा था ax² प्लस by प्लस c, इसमें कौन क्या है इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। चलिए डिटेल में समझते हैं। x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक, 1 बाय 1 हम सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं वेरिएबल, चर। मुझे बताइए यहाँ पर चर राशि क्या है? हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो x है वो चर राशि है, वेरिएबल है। सर आपने तो कहा था कि अल्फ़ाबेट जो भी होते वो सब चर होते, तो ABC को चर क्यों नहीं बोला? यहाँ हम ABC को एज ए कांस्टेंट काउंट कर रहे हैं। कांस्टेंट मतलब कोई भी संख्या हो सकती है। उस संख्या की जगह मुझे नहीं पता कि यार यहाँ अभी कौन सी संख्या लिखे, तो मैंने A लिख दिया। ठीक है, तो ABC इसको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट, मतलब अचर राशि। अचर सीधी सी भाषा में चर नहीं हो, जो संख्यात्मक रूप में हो। मतलब यहाँ ABC की जगह पर संख्याएं आ सकती है, लेकिन x की जगह पर x ही आएगा या y ही आएगा या z ही आएगा या कुछ वेरिएबल ही आएगा, ये फिक्स है। समझ गए आप कांस्टेंट और चर के बारे में? यहाँ ABC की जगह पर कोई संख्या आ सकती है, लेकिन x जहाँ भी है x है वहाँ x आ सकता, y आ सकता, z आ सकता है, दूसरा वेरिएबल आ सकता है, लेकिन आएगा वेरिएबल ही। ठीक है, चलिए तो हमारे ये पॉइंट और ये चीज़ें समझ में आ गई। अब आते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब कि सर अगर मैंने कोई इक्वेशन लिखा 3x² प्लस 4x
प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ कोफिशिएंट क्या क्या होंगे? कोफिशिएंट हम किसको बोलेंगे? सर इस एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो कौन? जैसे यहाँ एक्स के स्क्वायर के साथ ए था, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? अगर ये 3 अकेला लिख दें तो 3 क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, मतलब अचर, अकेला हो। लेकिन अगर मैंने कहा 3x स्क्वायर के साथ में है तो अब 3 क्या है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या गुणांक। देखो गुणांक हिंदी में समझोगे ज़्यादा अच्छे से। गुणांक मतलब सर एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में कौन सी संख्या है? कौन सी संख्या है? सर 3 है। आपसे पूछा जाए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 3। आपसे पूछा जाए एक्स का गुणांक क्या है? 4। आपसे पूछा जाए अचर राशि का गुणांक क्या है? 5। ठीक है, समझ में आ गए तीनों पॉइंट। द्विघात पद, द्विघात पद। अब यहाँ पर जो घात जिसकी 2 घात हो उसको ही द्विघाती पद कहेंगे। तो यहाँ किसकी घात है? एक्स स्क्वायर वाली। तो ये वाला जो पद है आपका द्विघाती पद होगा। रेखिक पद, रेखिक का मतलब लीनियर इक्वेशन, मतलब जहाँ पावर कितनी होना चाहिए? 1। तो यहाँ रेखिक पद क्या है आपका? bx। तो bx रेखिक हो गया। अचर राशि मतलब कांस्टेंट। सर यहाँ c की जगह कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ सकती है, तो ये आपका, ठीक है। एग्जाम्पल आपने 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, यहाँ ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c। दिस इज a, b एंड c। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पदों की पहचान हो गई है। अब ग्राफ, क्योंकि हम यहाँ पर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ क्वेश्चंस हर तरह से पूछते हैं। सिर्फ क्वेश्चन दे दिया और कहा जाए कि इसको सॉल्व करो तो उसके लिए एग्ज़ाम लेने के लिए वो 10th क्लास है। वो एग्ज़ाम ऐसे नहीं लेंगे कि क्वेश्चन दिया और सॉल्व करो। वो आपको इस तरह से टेस्ट करेंगे कि यार आप द्विघात समीकरण है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि उसका ग्राफ कैसे बनता है। परवलय, कैसा? परवलय। सर मुझे तो पता नहीं कि परवलय का शेप कैसे होता है। चलिए परवलय कैसे बनेगा मैं आपको बता देता हूँ, एक बेसिक। ठीक है, यह आपने देखा होगा, इसको बोला जाता है निर्देशांक, ज्यामिति का या फिर कार्टेशियन प्लेन। यू शेप में बनता है, वो किधर भी बन सकता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो ये जितने भी ऐसे शेप अगर आ जाए एग्ज़ाम में कि यार ये इनमें से कौन सा शेप आपका द्विघात समीकरण वाला ग्राफ है, तो आप क्या बताओगे? जहाँ भी यू शेप दिखेगा वो आपका द्विघात समीकरण है। ठीक है, बात समझ में आ गई। दूसरा, यदि a ग्रेटर देन 0 हो तो परवलय ऊपर की ओर खुलता है, नीचे की ओर खुलता है। इसके लिए हम आगे समझते हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इस परवलय में, ठीक है, क्या दिख रहा है आपको? ये यू शेप में, और ये यू शेप कैसा है? ऊपर की ओर। तो अभी हमने कहा था कि अगर a 0 से बड़ा हो, कैसे सर पता चलेगा? आपके पास इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। a क्या है सर? यहाँ a की वैल्यू है 3। दिस इज a। 3 कैसा है? पॉजिटिव है, मतलब a कैसा है? ग्रेटर देन 0 है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा बनेगा? u बनेगा। कैसा बनेगा? अपवर्ड साइड, ऊपर की साइड मुंह हो जिसका, ऐसा u बनेगा। सर अगर यहाँ पर a हो जाता -3, ये अब a कैसा हो गया? -3। -3 कैसा होता है सर? लेस देन 0, 0 से छोटा होता है, नेगेटिव नंबर। अब अगर मैं u बनाऊंगा, ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा बनेगा? इस तरह से, जिसका मुंह नीचे हो। ठीक है, डाउनवर्ड और अपवर्ड का मतलब समझ में आ गया कि अगर ये a की वैल्यू कैसी हो? पॉजिटिव। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर हो, गुणांक हो, वो धनात्मक संख्या है तो u ऊपर बनेगा, और ऋणात्मक है तो u नीचे बनेगा। चलिए, तो ग्राफ समझ में आ गया, आगे बढ़े। अब आते हैं हम हल करने की विधियाँ। यहाँ पर कुल मिलाकर 3 विधियाँ हैं, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और द्विघात सूत्र विधि। तो हम गुणनखंड और पूर्ण वर्ग विधि, गुणनखंड और द्विघात सूत्र ही करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ी सी लेंदी होती है, टाइम ज़्यादा लेती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और चीज़, सॉरी, गुणनखंड विधि के बाद मेन है श्रीधराचार्य सूत्र। जो सूत्र विधि होती है
उसका नाम क्या है, श्रीधराचार्य। ये प्रश्न 100% एग्जाम में आएगा, ध्यान रखना, श्रीधराचार्य सूत्र। कौन सा? चलिए, अब इस मेथड को, इस विधि को क्या बोलते हैं हम? इस विधि को बोलते हैं गुणनखंड या फैक्टराइजेशन मेथड या मध्यपद, जिसमें मध्यपद का विभाजन होता है, या इंग्लिश में बोले तो मिडिल टर्म स्प्लिट करना, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, है ना। चरण क्या क्या होते हैं सर? सबसे पहले आपको इक्वेशन इस फॉर्म में मिलेगी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में, ठीक है। फिर a, b और c की वैल्यू लिखेंगे, फिर a और c जो भी होगा उसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देन जो हमारे टुकड़े बनेंगे उनको हम क्या करेंगे, गुणा करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसको या तो प्लस करेंगे या माइनस। अब कब प्लस करेंगे कब माइनस वो भी समझते हैं। लास्ट बीच वाले पद जो bx है उसके 2 टुकड़े करना है। कैसे टुकड़े? मतलब अगर हमारे पास 10 रुपीज़ हो, 10 रुपये हो तो उसके खुले करवाना है, सीधी सी बात है। तो पहले 2 पदों को आखिरी पद। अब ये तो सारे टेक्निक हो गए, हम एग्जाम्पल देते हैं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। क्या एग्जाम्पल है? ax² प्लस bx प्लस c। अब ऐसा क्यों बोला सर? ax² मतलब यहाँ x² के आगे कुछ नहीं है तो a की वैल्यू 1 हो गई, b की 5 हो गई और c की हो गई 6। abc लिख लिया। अब दूसरा काम होता है सर a और c का मल्टीप्लाई। a और c का मल्टीप्लाई करा तो क्या आया? 1 इंटू 6 इज 6, ठीक है। 6 आ गया। अब मुझे क्या करना है सर? वो सारे के सारे पहाड़े बोलना है, टेबल बोलना जिसमें 6 आता हो। सर 1 के टेबल में 6 आता है, 2 के टेबल में भी 6 आता है, 3 के टेबल में भी 6 आता है और 6 के टेबल में भी 6 आता है, ठीक है। ये 4 टेबल। तो क्या हम इन चारों को यूज़ करेंगे? नहीं सर, हमको अब देखना है कि ये जो आखिरी वाला 6 है जिसको हम c बोलते हैं, इसके आगे साइन कैसा है? प्लस का साइन है, तो प्लस है तो सर अब इन सबको प्लस करते हैं। 1 प्लस 6 कितना आएगा बताइए? 1 प्लस 6 ये आएगा 7। 2 प्लस 3 कितना आएगा? ये आएगा 5। 3 प्लस 2 कितना आएगा? 5 और 6 प्लस 1 आएगा 7। तो सर यहाँ पर आपके पास इस तरह से हमने एक तरफ क्या कर लिया, मल्टीप्लाई, और दूसरी तरफ प्लस में। तो हमने देखा कि 2 और 3 ऐसे 2 नंबर है जिनका मल्टीप्लाई करो तो 6 आ रहा है और प्लस करो तो 5 आ रहा है। प्लस क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है, अगर यहाँ माइनस होता तो इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते, ठीक है। तो अगली स्टेप में क्या हमने 2 और 3 सिलेक्ट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, मतलब मिडिल टर्म को तोड़ना है। तो सर हमने क्या करा, यहाँ पर 5 था जो 5x, उसको क्या लिख दिया 2x प्लस 3। क्वेश्चन कैसा था? x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 था। तो x² प्लस इस 5 की जगह क्या लिख लिया 3x प्लस 2x, और प्लस 6 को भी चाहो तो ऐसा लिख सकते हो 3 इंटू 2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये स्टेप अगर आपने कर ली तो आपका क्वेश्चन सॉल्व। अगली स्टेप सर पहली 2 टर्म्स क्या कॉमन आ रहा है? x, यहाँ पर बचा x² में से x, यहाँ क्या कॉमन आया? x तो 3 बचा है। सर यहाँ कौन सा साइन है? प्लस का। 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ बचा x और यहाँ बच गया 3 इक्वल टू 0, ठीक है। आप इधर देख रहे हो कि x प्लस 2 पहले लिखा है, x प्लस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि पहले आप 2x प्लस 3x लिखो या 3x प्लस 2x। x प्लस 3 अगेन कॉमन, तो यहाँ बचेगा x प्लस 2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। दोनों के 0 के इक्वल लिख दो। x प्लस 3 को भी इक्वल टू 0 लिख दिया और x प्लस 2 को भी इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ x की वैल्यू आ गई -3, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ x की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। माइनस, देखो लास्ट लाइन हम आपको एक बार समझा देता हूँ। अगर c के आगे प्लस का साइन है, c कौन सा? ये नंबर, यहाँ प्लस का साइन है, तो हमने जो 2 टुकड़े किए हैं 2 और 3 के किए थे उनको आपस में प्लस करेंगे, और अगर यहाँ माइनस का साइन है तो जो टुकड़े किए हैं उनको हम आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़, तो अब आते हैं द्विघाती सूत्र, जो हमने कहा था कौन सा सूत्र है? त्रिधराचार्य सूत्र, इस नाम से आएगा, ध्यान रखना। ये सूत्र बहुत सिंपल सा है, आपको ये सूत्र याद होना चाहिए। अगर सूत्र याद है तो हमको कोई मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। चलिए, तो सूत्र के बारे में समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट, मतलब डी की वैल्यू कैसे। आपने देखा सूत्र है x इज इक्वल टू -b
प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड में है 2a। मतलब सर ये जो रूट के अंदर वैल्यू है इसको बोला जाता है डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। अब अगर हम कहते हैं कि सर रूट की वैल्यू 3 तरह से हो सकती है, कैसे हो सकती है चलिए बात करते हैं। यहाँ बोला है कि d जो है ग्रेटर देन जीरो आप समझते हो कि सर जीरो के ऊपर 1 2 3 4 इस तरह से और इधर माइनस, ठीक है। तो इधर आ गया तो नेगेटिव नंबर, इधर आ गए तो पॉजिटिव नंबर, मतलब जीरो से बड़ा। तो हम कहते हैं कि अगर d की वैल्यू कैसी हो, ग्रेटर देन जीरो हो, तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और अलग अलग। कैसे अलग अलग सर, अभी हमने जस्ट निकाला x की 2 वैल्यू अलग अलग, ठीक है। दूसरा, अगर d की वैल्यू 0 आ जाए, मतलब सर यहाँ पर कैसा आ जाए आंसर, यहाँ आ जाए, तब हम कहते हैं कि x की जो वैल्यूज़ मिलेगी वो एकदम इक्वल मिलेगी, दोनों ही वैल्यू सेम हो गई। और d की वैल्यू कैसी हो जाए, नेगेटिव आ जाए, मतलब सर इनमें से कुछ हो जाए माइनस में, तब हम कहेंगे कि इसकी इमेजिनरी रूट्स होंगे जो हमको नहीं पता है, हम बता भी नहीं सकते। 11th क्लास में से चैप्टर है सम्मिश्र संख्या, तब इसको पढ़ा जाता है, पर अभी कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। रूट्स पता चल गए, आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन लाइफ में हम कहाँ यूज़ करते हैं, फिजिक्स में, इंजीनियरिंग में, ज्योमेट्री में, क्षेत्रफल चाल में इसका यूज़ करते हैं। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप घर पर कीजिएगा। सारांश देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। एक तो बेसिक फॉर्म वो देखा, फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ग्राफ कैसा बनता है, पैराबोला बनता है। हमने 3 मेथड में से 2 मेथड पढ़ी है, कौन सी पढ़ी है, एक गुणनखंड विधि और एक द्विघात सूत्र विधि, जिसको सीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट डी से पता चलता है कि नेचर कैसा हो सकता है, रूट्स कैसे होंगे आपके, नॉर्मल होंगे मतलब वास्तविक होंगे, या काल्पनिक होंगे, या फिर इक्वल होंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव नाइस डे। इस तरह से वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए। मैं हूँ आपका दोस्त, मैथ्स का बॉस।